Good evening, students. Welcome to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, एसएसटी में हम हिस्ट्री में चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति पढ़ रहे हैं और इसमें हमने लास्ट ऑनलाइन क्लास में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज के बारे में पढ़ा। और बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्रांति की शुरुआत। क्रांति की शुरुआत। बेटा, पुराने राजतंत्र के अंतर्गत फ्रांसीसी सम्राट जो होता था वो अपनी इच्छा से कर नहीं लगा सकता था और इसके लिए उसे स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर सहमति लेनी पड़ती थी, परमिशन लेनी पड़ती थी और सम्राट ही ये निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। और बेटा, इसकी जो अंतिम बैठक थी वो सन 1614 में बुलाई गई थी और फ्रांसीसी सम्राट जो लुई सोल्वे था उसने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई और जो प्रतिनिधि थे उनकी मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की लाइन में बिठाए गए। अब बेटा, पहले और दूसरे स्टेट के जो लोग थे, प्रतिनिधि थे, वो तो 300 आमने सामने की कतार में बैठाए गए, जबकि जो तीसरे स्टेट के 600 प्रतिनिधि थे वो उनके पीछे खड़े किए गए। और बेटा, जो तीसरे स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो लोग, वो समृद्ध और शिक्षित थे और ये जो बैठक हुई, ये जो सभा हुई, इसमें किसान, महिलाओं और कारीगरों का आना मना था। वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए करीब 40,000 पत्रों के द्वारा उनकी शिकायतों और मांगों की सूची बनाई गई, जिसे जो प्रतिनिधि आए थे वो अपने साथ लेकर आए थे। स्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार हर वर्ग को केवल एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सोल्वा इसी नियम का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। मतलब इस बार भी उसने ये कहा था इसी नियम का पालन किया जाएगा कि केवल हर वर्ग से केवल एक मत जाएगा। लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने मांग रखी कि इस बार पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। जब बच्चों सम्राट ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो तीसरे जो स्टेट के प्रतिनिधि थे वो इस बात का विरोध जताया उन्होंने और विरोध जताते हुए वो इस सभा से, इस बैठक से बाहर चले गए। तीसरे स्टेट्स के प्रतिनिधि अपने आप को पूरे फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि बर्सेल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक ये जो असेंबली है वो भंग नहीं होगी। और बेटा, जिस समय ये जो नेशनल असेंबली थी संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, बिजी थी, पूरा फ्रांस जो था वो आंदोलित हो रहा था और कड़ाके की ठंड और ओलों के कारण जो फसल थी वो भी नष्ट हो गई थी। और जब फसल नष्ट हो गई तो जो पाव रोटी थी उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गईं। बेकरी मालिक जो थे वो इस स्थिति का लाभ उठाने लगे और लाभ उठाने के लिए उन्होंने क्या किया, जमाखोरी करने लगे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतज़ार के बाद जो महिलाएं थीं उन्होंने गुस्से में दुकानों पर धावा बोल दिया। दूसरी ओर सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। जो क्रोधित भीड़ थी उसने
14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नष्ट कर दिया, उसे गिरा दिया। और बच्चों, ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात के क्षेत्रों में गांव-गांव ये अफवाह फैल गई कि जो जागीर हैं उनके मालिकों ने भाड़े पर यानी कि किराए पर जो लठैत हैं, लुटेरे हैं, उनके गिरोह बुला लिए हैं और जो फसल पकी हुई है उसको नष्ट करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में तो भय से आक्रांत होकर जो किसान थे उन्होंने कुदालों और बेलचों से जो ग्रामीण किले थे उन पर आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी जो भी दस्तावेज थे, जो भी कागजात थे, उनको जलाकर राख कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके जो लुईस ओल्वे थे उसने आखिरकार नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और ये मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। इस प्रकार बच्चों, अगस्त 4, 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया और जो पादरी वर्ग थे उनके लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, इसलिए उनके जो ये विशेष अधिकार थे उनको छोड़ देने के लिए भी बाध्य किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया। अब बच्चों, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। बेटा, सन 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का जो प्रारूप था वो पूरा कर दिया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के स्थान पर अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। बेटा, सन 1791 के संविधान के अनुसार कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया गया और नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सबसे पहले नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे जो फिर से असेंबली के सदस्यों को चुनते थे और सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था। हर एक नागरिक वोट नहीं कर सकता था। और बेटा, 25 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे और जो शेष पुरुष और महिला थे उनको निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बच्चों, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ प्रारंभ हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकारों को नैसर्गिक यानी कि प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का ये कर्तव्य था कि वो प्रत्येक नागरिक के जो नैसर्गिक अधिकार हैं, जो प्राकृतिक या स्वाभाविक अधिकार हैं, उनकी रक्षा करे। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। बच्चों, 18वीं सदी में ज़्यादातर जो स्त्री पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचार जो थे उनका प्रचार करने के लिए छापे हुए शब्दों की जगह आकृतियों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया गया। जैसे ये देखिएगा बच्चों, टूटी हुई जंजीर। बेटा, दास को बांधने के लिए जंजीर का प्रयोग किया जाता था और ये जो टूटी हुई हथकड़ी थी ये उनकी स्वतंत्रता का प्रतीक थी। छड़ों का
बर्छीदार गट्ठर। बच्चों, अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है लेकिन पूरे गट्ठर को नहीं, इसलिए इसका जो ये प्रतीक है इसका मतलब है एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख, देखिएगा सर्वदर्शी आँख ज्ञान का प्रतीक है और सूर्य की जो किरणें होती हैं वो ज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। राजदंड, ये जो था ये शाही सत्ता का प्रतीक है। अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप, ये जो था ये सनातनता का प्रतीक है। लाल फ्राइजियन टोपी, बच्चों दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है ना। जो दास थे जब वो आज़ाद हो जाते थे उसके बाद ये टोपी पहनते थे। नीला, सफ़ेद, लाल, ये 3 रंग जो थे ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। डैनो वाली स्त्री, डैनो वाली स्त्री से मतलब था कानून का मानवीय रूप। विधि पट, विधि पट का मतलब बच्चों कि कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब सभी बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। बेटा, होमवर्क से आपको पेज नंबर 22 पर जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर अपनी हिस्ट्री की कॉपी में लिख। बच्चों, एसएसटी की आप 2 कॉपी बनाएंगे। एक कॉपी में आप हिस्ट्री और सिविक्स का वर्क करेंगे और दूसरी कॉपी में इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का वर्क करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।